नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। दुमका में बस और ट्रक की सीधी टक्कर, हादसे में 12 से अधिक यात्री घायल। दुमका जिले के रामपुर हाट मुख्य मार्ग पर मुफस्सिल थाना अंतर्गत रामपुर गांव के पास यात्री बस और ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर खेत में जाकर पलट गई। इस घटना से बस में सवार 12 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल यात्रियों में बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल कृष्ण रजत नाम की ये बस पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट से दुमका की ओर आ रही थी। दुमका बस पड़ाव पहुंचने से लगभग 8 किलोमीटर पहले रामपुर गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिससे चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस सीधे एक खेत में जाकर पलट गई। बस यात्रियों से भरी हुई थी। बस यात्री मोहम्मद आजाद अंसारी ने बताया कि बस चालक विपरीत दिशा से आ रहे अनियंत्रित ट्रक से बचने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, जिससे ये हादसा हुआ। मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाना प्रभारी लॉरेंसिया केरकेट्टा घायलों की इलाज सुनिश्चित कराने के लिए अस्पताल पहुंची। उन्होंने बताया कि जैसे ही हमें ये सूचना मिली, फौरन हमारी टीम मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुई है। रांची पुलिस की अथक कोशिश के बाद बरामद हुए मासूम अंश और अंशिका, डीजीपी ने एसएसपी सहित पूरी टीम को दी बधाई। झारखंड पुलिस ने एक बार फिर अपनी कुशलता और टीम वर्क का परिचय दिया है। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी खटाल से 2 जनवरी को लापता हुए 2 मासूम बच्चे अंश और अंशिका को पुलिस ने रामगढ़ जिले के चितरपुर इलाके से सकुशल बरामद कर लिया। झारखंड पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी निदाशा मिश्रा ने बताया कि ये एक बहुत बड़ा गिरोह है। फिलहाल मामले को पूरी तरह से गुप्त इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इसमें एक बड़े नेटवर्क को पकड़ना है। वहीं बच्चों के सकुशल वापसी के बाद सीआईडी एडीजी मनोज कौशिक ने बताया कि फिलहाल अभी इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस की टीम काम कर रही है। बच्चों को किस तरह से ले जाया गया था और उन्हें कहां-कहां रखा गया था, इसकी जानकारी बाद में उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों की सुरक्षित वापसी पर डीजीपी ने रांची पुलिस की सराहना की और एसएसपी राकेश रंजन सहित पूरी टीम को बधाई दी। पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी निदाशा मिश्रा ने कहा कि रांची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत स्पेशल टीम ने बच्चों को बरामद किया। उन्होंने एसएसपी राकेश रंजन के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरी टीम ने अत्यंत संवेदनशीलता के साथ मामले को संभाला। डीजीपी ने अभियान में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को हार्दिक बधाई दी और कहा कि ये सफलता पुलिस की लगातार निगरानी और तकनीकी सहायता का परिणाम है। बच्चों के माता-पिता ने रांची पुलिस को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, रांची पुलिस को बहुत बहुत बधाई, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। पुलिस ने इतनी तत्परता दिखाई कि हमारे बच्चे सुरक्षित लौट आए। परिजनों ने बताया कि 2 जनवरी को बच्चे घर से लापता हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने तुरंत धुरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से आरोपी ट्रेस किए। विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी बच्चों को चितरपुर ले गए थे। फिलहाल रांची पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। दोनों बच्चे अब अपने परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं। ये घटना झारखंड पुलिस की अपराध नियंत्रण और बच्चों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई से पुलिस की छवि और मजबूत हुई है। निकाय चुनाव और होली के चलते जेएसी ने परीक्षा की डेट बढ़ाई। अब मार्च में होंगी 8वीं से 11वीं तक की परीक्षाएं। झारखंड में स्कूलों की कई कक्षाओं की परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब राज्य में 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं होली के बाद मार्च महीने में कराई जाएंगी। इन परीक्षाओं का आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी करेगा। वहीं 1ली से 7वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षाएं मार्च के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। इन परीक्षाओं का संचालन झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जेसीईआरटी द्वारा किया जाएगा। बता दें कि जैक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेंगी। पहले योजना थी कि इन परीक्षाओं के तुरंत बाद 9वीं और 11वीं की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन नगर निकाय चुनाव और 3-4 मार्च को होली को देखते हुए परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब ये परीक्षाएं मार्च के दूसरे सप्ताह में कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 1ली से 7वीं कक्षा की परीक्षाएं 15 मार्च के बाद स्कूल स्तर पर आयोजित की जाएंगी। इसमें 1ली और दूसरी कक्षा की परीक्षा मौखिक, जबकि तीसरी से 7वीं कक्षा की परीक्षा लिखित होगी। इस बार 5वीं कक्षा की भी बोर्ड परीक्षा होगी। अगर इसमें कोई छात्र फेल होता है तो उसे अगली कक्षा में प्रमोशन नहीं मिलेगा।
बताते चलें कि कई स्कूलों में अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिससे शिक्षकों को समय पर इसे पूरा करने में परेशानी हो रही है। इधर जैक ने 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए 28 संस्थानों में सीट बढ़ाने की मंजूरी दी है। इनमें 22 वित्त रहित संस्थान और 6 डिग्री कॉलेज शामिल हैं। साथ ही 11वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख बिना लेट फीस के 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने पर विलंब शुल्क देना होगा। झारखंड में ठंड का कहर जारी, गुमला रहा सबसे ठंडा। 17 जिलों में शीतल लहर का अलर्ट। झारखंड में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों में धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। फिलहाल 9 जिलों में न्यूनतम तापमान का पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। झारखंड में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान गुमला में 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 15 जनवरी को 17 जिलों में शीतल लहर चलने की संभावना जताई है। इसमें रांची सहित हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लोहरदग्गा, खूंटी, गढ़वा, चतरा, पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला शामिल है। वहीं रांची के आसपास के क्षेत्रों में 15 जनवरी को अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस, 16 जनवरी को अधिकतम 22 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस, 17 जनवरी को अधिकतम 23 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और 18 जनवरी को अधिकतम 24 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। देवघर में मकर संक्रांति पर उमड़ी भक्तों की भीड़, बाबा बैद्यनाथ धाम में विशेष भोग और पूजा का आयोजन। मकर संक्रांति का पावन पर्व पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सूर्य देव के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते ही सनातन परंपरा में शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। इसी शुभ घड़ी के साक्षी बनने के लिए शिवनगरी देवघर में श्रद्धालुओं की आवाजाही तेज हो गई है। धार्मिक नगरी देवघर में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम में इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त शुरू हो जाता है। धार्मिक जानकारों के अनुसार 14 जनवरी की रात 9 बजे के बाद सूर्य का प्रवेश धनु राशि से मकर राशि में होगा, जिसके साथ ही मकर संक्रांति का पुण्यकाल शुरू हो जाएगा। बैद्यनाथ धाम के वरिष्ठ पंडा बताते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार देश के अधिकांश हिस्सों में 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी, जबकि बंगाली पंचांग के अनुसार कुछ स्थानों पर यह पर्व 14 जनवरी को भी मनाया जा रहा है। देवघर और आसपास के क्षेत्रों में 15 जनवरी को गंगा स्नान, दान दक्षिणा और ब्राह्मण भोज के साथ मकर संक्रांति का विधिवत आयोजन किया जाएगा। वहीं दही चूड़ा खाने की तिथि 14 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि रात्रि में शुभ मुहूर्त आने के कारण पंचांग के अनुसार 6 घंटे पहले और रात्रि के बाद दोनों को ही अच्छा मुहूर्त माना जाएगा। इस प्रकार उत्तरायण की पुण्य बेला में बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर एक बार फिर शिव भक्ति, सूर्य उपासना और सनातन संस्कृति की दिव्य छटा से सराबोर नजर आ रहा है। जमशेदपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर टेल्को थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदर सिंह बागान क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर शव मिलने की जानकारी मिलते ही टेल्को थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और बाद में शव को टेल्को थाना क्षेत्र में लाकर फेंका गया है। दरअसल क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने युवक के शव को देखा और तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। पुलिस को घटनास्थल से खून के निशान, संघर्ष के संकेत या कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिले हैं। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। युवक कहां का रहने वाला है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के थानों से गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MGM अस्पताल भेज दिया गया है। पेसा नियमावली लागू करने पर झारखंड सरकार को हाईकोर्ट से राहत, अवमानना मामला रद्द। बुद्धिजीवी मंच को PIL की अनुमति। झारखंड हाईकोर्ट में पेसा नियमावली 2022 को अधिसूचित किए जाने के बाद राज्य सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को समाप्त कर दिया है। अदालत ने माना कि सरकार ने कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पेसा नियम बनाए हैं, इसलिए अवमानना कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हालांकि अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि इससे विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।
मुख्य न्यायाधीश महेश शरद चंद्र सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ये टिप्पणी करते हुए आदिवासी बुद्धिजीवी मंच को पेसा नियमावली की वैधता को चुनौती देने के लिए नई जनहित याचिका यानी PIL दाखिल करने की अनुमति दी। अदालत ने मंच की इस दलील पर संज्ञान लिया कि नई नियमों के जरिए संसद द्वारा 1996 में बनाए गए पेसा अधिनियम के तहत आदिवासियों को मिले अधिकारों में कटौती की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां प्रथम दृष्टया गंभीर हो सकती हैं, लेकिन नियमों की वैधता की जांच अवमानना कार्यवाही के दायरे में नहीं की जा सकती। इसके लिए अलग से याचिका दाखिल करना ही उचित प्रक्रिया है, क्योंकि अवमानना मामलों की सीमा सीमित होती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने की सराहना की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे संगठनों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और टिप्पणी की कि इन्होंने वो काम किया है जो राज्य को स्वयं करना चाहिए था। इस पर महाधिवक्ता से पूछा गया कि सरकार इस दिशा में क्या सहयोग देगी। महाधिवक्ता ने जवाब दिया कि वे इस पर विचार करेंगे। मामले में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अधिवक्ता अभिषेक राय और ज्ञानंत सिंह ने पक्ष रखा। वहीं अदालत ने मंच की एक अन्य जनहित याचिका, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के शहरी इलाकों में नगरपालिका कानूनों के विस्तार को चुनौती दी गई है, कि अंतिम सुनवाई के लिए 11 मार्च की तारीख तय की है। कानूनी जानकारों के अनुसार पेसा नियमावली को लेकर अब अगली लड़ाई उसकी संवैधानिक वैधता और आदिवासी अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर होगी, जिस पर हाईकोर्ट में विस्तार से विचार किया जाना बाकी है। जमशेदपुर में कारोबारी परिवार का बेटा रहस्यमय ढंग से लापता, 25 लाख के साथ निकला था घर से, झाड़ियों में मिली कार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित CH एरिया से एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार के बेटे के रहस्यमय तरीके से लापता होने से शहर में सनसनी फैल गई है। आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष देवांग गांधी के 24 वर्षीय पुत्र कैरव गांधी मंगलवार दोपहर घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटे। परिजनों के अनुसार कैरव गांधी दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच अपनी हुंडई क्रेटा कार से घर से निकले थे। खास बात यह है कि वे बैंक ऑफ इंडिया से लगभग 25 लाख रुपए नकद निकालकर निकले थे। घर से निकलने के करीब 1 घंटे बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया, जिससे परिजन चिंतित हो उठे। काफी तलाश के बाद शाम करीब 5 बजे बिष्टुपुर थाने में उनके लापता होने की सूचना दी गई। युवक के पास बड़ी नकदी होने के कारण परिजन और पुलिस दोनों अपहरण की आशंका जता रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच तेज कर दी। कुछ ही घंटों के भीतर कैरव गांधी की क्रेटा कार सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कांदरबेड़ा स्थित सिल्वर सैंड रिजॉर्ट के पास झाड़ियों के समीप बरामद की गई। हालांकि कार के अंदर कैरव मौजूद नहीं थे। कार की चाबी मैट के नीचे मिलने से मामला और भी संदिग्ध हो गया। पुलिस की तकनीकी जांच में यह भी सामने आया है कि कैरव गांधी की आखिरी मोबाइल लोकेशन सोनारी थाना क्षेत्र के आदर्श नगर इलाके में ट्रेस हुई थी, जिसके बाद फोन बंद हो गया। पुलिस अब उस क्षेत्र और संभावित रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। कैरव गांधी एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका परिवार आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंपीरियल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड सहित कई औद्योगिक संस्थानों से जुड़ा हुआ है। गांधी परिवार को शहर में एक रसूखदार और सम्मानित परिवार के रूप में जाना जाता है। घटना के बाद जमशेदपुर और सरायकेला खरसावा जिले की पुलिस संयुक्त रूप से जांच में जुटी हुई है। कई पुलिस टीमों का गठन कर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सिटी SP कुमार शिवाशीष ने बताया कि युवक के लापता होने की शिकायत मिली है, कार बरामद कर ली गई है और मोबाइल लोकेशन समेत हर पहलू से जांच की जा रही है। इधर परिजन कैरव गांधी की सकुशल बरामदगी को लेकर बेहद चिंतित हैं। महिला ने खजाना समझकर खोला बक्सा, अंदर मिला 15 किलो का अजगर। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के जलखरियोड़ी गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला जिस बक्से को खजाना या कीमती सामान समझकर अपने घर ले आई थी, उसे खोलते ही अंदर से एक विशालकाय अजगर निकला। इस घटना के बाद महिला के साथ साथ पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जलखरियोड़ी गांव की एक महिला चकाई से ऑटो पर सवार होकर अपने घर लौट रही थी। उसी ऑटो में एक अज्ञात व्यक्ति कपड़े में लिपटा हुआ लकड़ी का बक्सा लेकर चढ़ा था। वो व्यक्ति बटपार गांव के पास उतर गया, लेकिन अपना बक्सा ऑटो में ही भूल गया। जब महिला अपने गांव पहुंची तो ऑटो चालक ने भूलवश उस लावारिस बक्से को भी महिला के सामान के साथ उतार दिया। महिला उस लावारिस बक्से को लेकर अपने घर पहुंची। उसे उम्मीद थी कि शायद इसमें कोई कीमती वस्तु या खजाना हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने बक्से का ढक्कन खोला, उसकी चीख निकल गई। बक्से के अंदर एक
विशालकाय अजगर कुंडली मारकर बैठा हुआ था। डर के मारे महिला ने किसी तरह खुद को संभाला, बक्सा बंद किया और उसे गांव के तालाब के पास फेंक दिया। बाद में ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाकर अजगर को दोबारा बक्से में बंद किया और इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को अपने कब्जे में लिया। वहीं मामले को लेकर वनकर्मी ने जानकारी दी कि ग्रामीणों की सूचना पर 15 किलोग्राम वजनी अजगर के बच्चे यानी शिशु अवस्था को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। उसे इंसानी आबादी से दूर सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया है। भीषण सड़क हादसा, युवक की दर्दनाक मौत। पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक भीषण सड़क हादसे में कार चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 3 अन्य युवक मामूली रूप से घायल हो गए। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान आदित्यपुर निवासी रिद्धि पांडे के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिद्धि पांडे का हेसड़ा पंचायत अंतर्गत रोलाडीह गांव में एक फार्म हाउस है। मंगलवार को वो अपने 3 दोस्तों राज आर्यन, राजपाल और आर्यन सिंह के साथ किया साइरस कार से फार्म हाउस गया था। वापसी के दौरान कोवाली थाना के समीप कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित 11,000 वोल्ट के लोहे के बिजली पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चालक रिद्धि पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 युवक को हल्की चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही कोवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। पाकुड़ में ट्रेन डिरेल का मामला, रेल पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हावड़ा डिवीजन के रामपुर हाट गुमानी रेलखंड में तिलभिट्टा कोटाल पोखर के बीच रेलवे ट्रैक पर लोहा रखकर डिरेल करने के मामले में रेल पुलिस को सफलता मिली है। मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों से कड़ी पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि आरपीएफ निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने की। आरपीएफ निरीक्षक ने बताया कि बीते 10 जनवरी की रात लगभग 10:30 बजे के बीच कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कोटाल पोखर तिलभिट्टा स्टेशन के बीच पिलर संख्या 156/4 के निकट लगभग 2.5 फीट की कटिंग रेलवे लाइन को डाउन पटरी में रख दिया गया था, जिसके बाद वो मालगाड़ी से टकरा गई, जिस कारण आधा दर्जन से अधिक कंक्रीट स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद ड्राइवर द्वारा इसकी सूचना रेलवे प्रशासन को दी गई थी। सूचना के आधार पर आरपीएफ व जीआरपी द्वारा अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच व छापेमारी के दौरान सदर प्रखंड के रानीपुर गांव के यार मोहम्मद शेख, संग्रामपुर गांव के राहुल शेख और कुमारपुर गांव के नाजमी शेख को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में तीनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस निरीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और रिमांड में लेकर तीनों से पूछताछ की जाएगी। पुलिस निरीक्षक ने बताया कि आरपीएफ मामले की जांच आगे जारी रखेगी और यदि इस मामले में अन्य और किसी का नाम सामने आएगा तो उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया जाएगा। रेलवे ट्रैक में कटिंग लोहे की पटरी रखने का मकसद क्या है, इस पर आरपीएफ निरीक्षक ने बताया कि इसके बारे में गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने खास कुछ नहीं बताया है। इसकी जांच की जा रही है और रिमांड में लेने के बाद विस्तार से पूछताछ की जाएगी। लापता भाई बहन अंश अंशिका की सुरक्षित बरामदगी, सीएम हेमंत ने पुलिस को सराहा, कहा आपराधिक गिरोहों की तोड़ी जाएगी कमर। झारखंड की राजधानी रांची से 2 जनवरी 2026 को लापता हुए 5 वर्षीय अंश कुमार और 4 वर्षीय अंशिका कुमारी को रामगढ़ जिले के चितरपुर से सकुशल बरामद कर लिया गया है। धुरना थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी खटाल से 2 जनवरी को दोपहर 3 बजे बिस्किट खरीदने निकले दोनों भाई बहन 12 दिनों तक लापता रहे। रांची पुलिस की मेहनत रंग लाई और सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पुलिस टीम को बधाई दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक और संदेश में एक्स पर लिखा है कि एक मां और परिवार ही इस पल की खुशियों को महसूस कर सकता है। झारखंड पुलिस की टीम को इस शानदार सफलता के लिए एक बार फिर से बधाई। उन्होंने रांची डीसी को निर्देश दिया कि बच्चों के परिवार को सभी जरूरी सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें सूचित करें। बता दें कि पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित कर 5,000 से अधिक मोबाइल नंबरों और 2,000 सीसीटीवी फुटेज की जांच की। ड्रोन डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल कर तालाब कुओं की तलाशी ली गई और बिहार, यूपी, ओडिशा तक सर्च टीम भेजी। झारखंड सीआईडी ने ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी कर देश भर की पुलिस को अलर्ट किया। साथ ही सूचना देने वालों के लिए 4 लाख रुपए इनाम घोषित किया। रांची पुलिस ने गंतव्य केयर फाउंडेशन एनजीओ के साथ पोस्टर अभियान चलाया, जिससे जनता में जागरूकता फैली। परिजनों ने धरना दिया और धुरवा में बंद का आह्वान किया, जिससे दबाव बढ़ा। बरामदगी के बाद 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।
पूर्वी सिंहभूम में सीएचसी संचालक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 युवक गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत सीएचसी केंद्र संचालक तारापद महतो की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वारदात में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिरसानगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 1 निवासी विकास दुबे उर्फ राहुल दुबे 21 वर्ष और टेल्को खरंगा झाड़ निवासी अभिषेक कुमार उर्फ गोलू उर्फ हैप्पी 21 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, खून लगा चाकू, वारदात में प्रयुक्त बाइक और एक खोखा बरामद किया है। ग्रामीण एसपी ऋषि गर्ग ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एमजीएम थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के समीप वाहन जांच अभियान के दौरान दोनों आरोपियों को रोका गया। पूछताछ और तलाशी के दौरान इनके पास से हत्या से जुड़े अहम सबूत हाथ लगे, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि हत्या की वजह जमीन विवाद है। इस मामले में पहले भी मृतक तारापद महतो ने जितेंद्र दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जो फिलहाल जेल में बंद है। पुलिस के अनुसार जितेंद्र दुबे के परिजनों ने ही इस हत्या की साजिश रचकर घटना को अंजाम दिया। रांची के स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगी नई पहचान, 9 वेंडिंग जोन से बदलेगी शहर की सूरत। राजधानी रांची में वर्षों से सड़कों के किनारे और अस्थायी रूप से रोजगार चला रहे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अब राहत की खबर है। रांची नगर निगम ने वेंडर्स को स्थायी, सुरक्षित और व्यवस्थित ठिकाना देने की दिशा में ठोस पहल करते हुए शहर में 9 वेंडिंग जोन विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस योजना के लागू होने से जहां वेंडर्स की आजीविका को स्थिरता मिलेगी, वहीं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, स्वच्छता और सौंदर्य में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक राजधानी की कई प्रमुख सड़कों पर वेंडर्स के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती रही है। पैदल यात्रियों को भी परेशानी होती रही है। ऐसे में नगर निगम ने तय किया है कि वेंडर्स को सड़कों से हटाकर छत के नीचे तय स्थानों पर व्यवस्थित तरीके से बसाया जाए, जिससे शहर को अतिक्रमण मुक्त और सुव्यवस्थित बनाया जा सके। इस योजना को धरातल पर उतारने से पहले नगर निगम ने शहर भर में स्ट्रीट वेंडर्स का व्यापक सर्वेक्षण कराया। सर्वे के दौरान ये सुनिश्चित किया गया कि वास्तव में कौन-कौन से वेंडर्स लंबे समय से राजधानी में कारोबार कर रहे हैं। सर्वे के बाद पात्र वेंडर्स को पहचान पत्र, आई कार्ड जारी किए गए हैं। निगम का कहना है कि इन्हीं आई कार्ड के आधार पर वेंडिंग जोन में जगह दी जाएगी, जिससे अवैध वेंडिंग पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। नगर निगम ने साफ किया है कि वेंडिंग जोन में दुकानों और ठेलों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और किसी भी तरह के भेदभाव की संभावना नहीं रहेगी। लॉटरी के जरिए वेंडर्स को तय स्थान मिलेगा, जहां वेंडर्स बिना डर और अनिश्चितता के अपना कारोबार कर सकेंगे। रांची नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश राम ने इस पहल की सराहना की। निगम कर्मचारी संघ ने कहा, रांची नगर निगम ने जिस दूरदर्शिता के साथ स्ट्रीट वेंडर्स के पुनर्वास की योजना बनाई है, वो काबिले तारीफ है। इससे एक ओर वेंडर्स की रोजी रोटी सुरक्षित होगी, वहीं दूसरी ओर शहर की व्यवस्था भी बेहतर होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि योजना को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे इसका लाभ जल्द से जल्द जरूरतमंदों तक पहुंचे। रांची पुलिस की अथक कोशिश के बाद बरामद हुए मासूम अंश और अंशिका, डीजीपी ने एसएसपी सहित पूरी टीम को बधाई दी। चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में मैराथन दौड़ के दौरान छात्र की मौत, कॉलेज में पसरा सन्नाटा। चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित मैराथन दौड़ के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचान विक्रम टुडू 21 वर्षीय के रूप में हुई है। वो सिविल इंजीनियरिंग की तीसरे सेमेस्टर के छात्र था और निरसा धनबाद का रहने वाला था। वो अपने परिवार के इकलौता बेटा था और उसकी 3 बहनें हैं। जानकारी के अनुसार चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में मंगलवार की सुबह 10 बजे मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्रम सहित कॉलेज के अन्य विद्यार्थियों ने भाग लिया था। मैराथन दौड़ के दौरान विक्रम ने कॉलेज परिसर स्थित चढ़ाई से दौड़कर ठीक-ठाक नीचे उतरा, लेकिन जब वो फिर से चढ़ाई में दौड़ने लगा तो रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ा। विक्रम को तुरंत सीपीआर दिया गया और पानी का छिड़काव भी किया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उसे सदर अस्पताल चाईबासा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को मृतक का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों और छात्रों में शोक की लहर है। कॉलेज में सन्नाटा पसर गया है। छात्र मैराथन आयोजन की सुरक्षा और तैयारी पर कई सवाल उठा रहे हैं।
आदिवासियों की स्थिति जानने के लिए झामुमो के 4 नेता असम जाएंगे। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पार्टी के 4 बड़े नेताओं को असम भेजने का फैसला किया है। उनमें सांसद विजय हांसदा, विधायक चमरा लिंडा, भूषण तिर्की और ताजुद्दीन राजा शामिल है। मुख्यमंत्री ने इन नेताओं को 10 दिनों के भीतर असम जाने का निर्देश दिया है। चारों नेता असम जाकर वहां के आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। उसके बाद वो पार्टी अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मालूम हो कि असम में आदिवासियों की दयनीय स्थिति और कतिपय अन्य मांगों पर मुख्यमंत्री ने पहले ही टीम भेजने की बात कही थी। उसी कड़ी में आज ये निर्णय लिया गया। यहाँ ये भी मालूम हो कि असम में झामुमो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है। अगले साल वहां विधानसभा का चुनाव होना है। जैक बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी। इस दिन से शुरू होंगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 2026 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार राज्य भर के लाखों छात्र छात्राओं की बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। डेट शीट जारी होने के साथ ही विद्यार्थियों की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। जैक बोर्ड के अनुसार 10वीं मैट्रिक की परीक्षाएं 3 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित होंगी। ये परीक्षाएं प्रथम पाली में होंगी, जिसका समय सुबह 8:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं 12वीं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 3 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक चलेंगी, जो द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। जैक बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 3 फरवरी को आईटी और अन्य वोकेशनल विषयों की परीक्षा से शुरुआत होगी। 4 फरवरी को हिंदी कोर्स ए और बी, 7 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, 9 फरवरी को विज्ञान, 11 फरवरी को गणित और 13 फरवरी को अंग्रेजी की परीक्षा होगी। इसके अलावा उर्दू, बांग्ला, उड़िया, कॉमर्स, होम साइंस और संगीत जैसे विषयों की परीक्षाएं भी निर्धारित तिथियों पर ली जाएंगी। इंटरमीडिएट परीक्षा में 13 फरवरी को अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। 14 फरवरी को अतिरिक्त भाषाएं जैसे खोरठा, नागपुरी, 16 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत, 17 फरवरी को साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, 18 फरवरी को हिंदी ए और इंग्लिश ए, जबकि 20 फरवरी को हिंदी ए, इंग्लिश ए और संगीत की परीक्षा होगी। 23 फरवरी को हिंदी एक्स्ट्रा, उर्दू, बांग्ला और उड़िया विषयों की परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा समाप्त होगी। जैक बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 24 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन संबंधित स्कूल और कॉलेजों में जैक के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। बोर्ड ने बताया कि छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड अपने अपने स्कूलों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना, एडमिट कार्ड के साथ पहचान पत्र रखना और बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जैक बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वो परीक्षा से जुड़ी किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए नियमित रूप से जैक की वेबसाइट देखते रहें, ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। रामगढ़ में कोयला कारोबारी के घर पर फायरिंग करने वाले राहुल दुबे गिरोह के 6 अपराधी गिरफ्तार। रामगढ़ जिला पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह पर कार्रवाई करते हुए बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। एसपी अजय कुमार के निर्देश पर पुलिस ने कुज्जू क्षेत्र के व्यवसायिक डब्बू सिंह के घर पर हुई गोलीबारी मामले का खुलासा करते हुए राहुल दुबे गैंग के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी में से 2 उत्तर प्रदेश के 2 शार्प शूटर भी हैं, जिन्हें रांची के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी की हत्या की सुपारी दी गई थी। पकड़े गए सभी अपराधियों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। बीते 5 जनवरी कुज्जू ओपी क्षेत्र के नया मोड़ निवासी व्यवसायिक डब्बू सिंह के आवास पर अज्ञात अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर गोलीबारी की थी। साथ ही मौके पर अपराधियों ने राहुल दुबे गिरोह का धमकी भरा पर्चा भी छोड़ा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी निर्देश पर एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि राहुल दुबे और सत्यम शुक्ला उर्फ आशीष शुक्ला के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। 13 फरवरी को पुलिस ने जाल बिछाकर नेशनल 33 भोजपुर ढाबा के पास पहला अभियुक्त नकुल कुमार चौहान उर्फ बिजली को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने इमामबाड़ा श्याम सरोवर ढाबा के पास जंगल से अन्य 5 अपराधियों को दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार अभियुक्तों में शामिल जयेश पाल और सन्नी सिंह उत्तर प्रदेश के कुख्यात शूटर हैं, जिन्हें यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ का पुराना इतिहास रहा है। इन्हें राहुल दुबे ने रांची के एक बड़े व्यवसायी की हत्या की सुपारी दी थी, जिसे समय रहते पुलिस ने नाकाम कर दिया। बहरागोड़ा के चंचलदा में जंगली हाथी का उत्पात, राशन दुकान की दीवार तोड़ चट कर गया अनाज।
बहरागोड़ा प्रखंड के केसरदा पंचायत के चंचलदा गांव में जंगली हाथी के आतंक से ग्रामीण खौफ के साए में हैं। मंगलवार की आधी रात एक जंगली हाथी ने गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। हाथी ने चंचलदा स्थित सूर्यमुखी महिला मंडल की पीडीएस दुकान की दीवार तोड़कर गोदाम में रखा 7 बोरा चावल व गेहूं को अपनाने वाला बना लिया। उस समय गोदाम से सटे कमरों में लोग सो रहे थे। दीवार टूटने की आवाज सुनकर जब ग्रामीण जागे तो सामने विशालकाय हाथी देख उनके होश उड़ गए। लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हाथी के आने की सूचना मिलते ही ग्रामीण एकजुट हो गए और मशाल जलाकर व पटाखे फोड़कर हाथी को गांव से बाहर खदेड़ा। घटना के बाद से वन विभाग की टीम अलर्ट है। बताया जा रहा है कि हाथी ने पास के ही मुड़ाकाटी जंगल में शरण ले रखा है। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने व जंगल की ओर न जाने की सलाह दी है। विभाग की टीम हाथी के मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।